हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। आज हम जानेंगे कि 2024 में हम मनी स्मार्ट कैसे बने। हम वेल्थ क्रिएशन का हमारा जर्नी कैसे चालू करें, क्योंकि हमने लास्ट 10 साल में 5 साल में बहुत सारा मिस्टेक्स किया है और हमें हमारा मिस्टेक्स को रिपीट अगर करेंगे हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमें हमारा मिस्टेक्स से सीखना पड़ेगा और एडिशनली हमें लर्निंग करना पड़ेगा, तब जाके हम एक बेटर टुडे को क्रिएट कर पाएंगे। 2024 से हम ये शुरुआत जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपने शायद देखा होगा तो लास्ट 4 से 5 साल में इंडिया में बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है और बहुत सारे लोग अपना बिजनेस स्टार्टअप क्रिएट किए हैं, अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को डेवलप करके भी ग्रो किए हैं। तो आप भी ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू कीजिए। अगर हो सकता है तो आप कुछ बिजनेस भी चालू कीजिए, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी इंडिया में आ रहा है वो ऐसा अपॉर्चुनिटी अमेरिका में पहले 30 साल के पहले था, क्योंकि इंडिया जो है वो अभी ग्रो कर रहा है। अमेरिका अभी ग्रोथ स्टेज में ऊपर है, लेकिन अभी इंडिया एक ग्रोइंग स्टेज में है। अभी ज्यादा धीरे फास्ट आगे बढ़ रहा है। तो उस फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिफरेंट वे से, बिजनेस में इन्वेस्ट करके या बिजनेस खुद छोटा छोटा स्टार्टअप करके। डिफरेंट वे से हम अपने आप को ग्रो इस ग्रोइंग इकोनॉमी का एक पार्ट बना सकते हैं और हमारा वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस स्टार्टअप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन अगर आप अपना वेल्थ को बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में और डिफरेंट वे से, सिक्योर वे से भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक बेटर वे से कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए वो आज हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, मनी कंट्रोल जो है एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। वहां पे आप जा सकते हैं और मनी कंट्रोल वेबसाइट में आप जाके यहाँ पे फाइनेंस में एसेट एलोकेशन में जाते हैं। तो अब क्योंकि हमें हमारा एसेट को सही से मैनेज करना चाहिए फ्रेंड्स। हम अगर सही से हमारा एसेट को मैनेज करना चालू कर देंगे तब हम ग्रो कर पाएंगे। तो एसेट एलोकेशन हमारा पहला स्टेप है और उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि हमारा रिस्क कैपेसिटी क्या है, क्योंकि एक स्टार्टअप जो करता है उसके रिस्क कैपेसिटी जो है वो एक्सट्रीमली हाई रहता है, क्योंकि 90% स्टार्टअप फॉल हो जाता है। जैसे हम अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, 90% उसमें फॉल होता है, लॉस होता है। स्टॉक ट्रेडिंग में, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट में भी 90% 80% लॉस होता है, तो वह उसको हाई रिस्क माना जाता है। तो हमें हाई रिस्क को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम हाई रिस्क को अवॉइड करना चाहिए, मॉडरेट से हाई रिस्क जरूर लेना चाहिए। हमारा एज ब्रैकेट अगर 20 से 35 और 36 20 40 तक है तो हम कुछ हाई रिस्क अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर 45 50 60 धीरे धीरे हमें मॉडरेट लो को ओवर जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हाई रिस्क है, यहाँ पे मॉडरेट रिस्क है, यहाँ पे लो रिस्क है। तो हम एज ब्रैकेट के हिसाब से जैसे 60 प्लस हो जाएगा तो उसमें लो रिस्क कैपेसिटी हो जाएगा, रिस्क टॉलरेंस लेवल भी लो हो जाएगा। लेकिन 30 प्लस में, 20 से 30 प्लस में हम हाई रिस्क और एक्सट्रीम हाई रिस्क भी ले सकते हैं। 5 साल डिफरेंट वे से, ऐसा नहीं है कि पूरा अपना असेट को एक्सट्रीम हाई रिस्क में लेना है। हमारा कुछ फंड जैसे महीने का अगर सैलरी हमारा 1 लाख है कि 50,000 है, तो 50,000 में से 2 3 थाउजेंड, 1 to 2 7 उसमें हम एक्सट्रीम हाई रिस्क जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैप में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं 2 3 थाउजेंड। तो बाकी पैसा जो है आपका नॉर्मल ग्रो कर रहा है, लेकिन आपका जो 2 3 हजार है वो थोड़ा फास्ट ग्रो कर रहा है। महीने का जो 3 हजार वो फास्ट ग्रो करने का आपने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ आप ये ऐसा करके आप डिफरेंट वे से एसेट अलोकेट कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे अगर एसेट अलोकेशन कैलकुलेटर में जाएंगे तो यहाँ पे व्हाट इज रिस्क योर कैपेसिटी, रिस्क कैपेसिटी को आप एक्सट्रीम हाई रिस्क से करके क्लिक करने से यहाँ पे दिखाएगा। अगर आपका उम्र एज 60 प्लस है तो आप लो, अगर आपका एज 30 20 30 है आप हाई या एक्सट्रीम हाई में क्लिक कर सकते हैं। अगर एक्सट्रीम हाई में करेंगे तो भी आपको एक आइडिया देगा कैसे आपको अलोकेट करना चाहिए। तो आपको रिस्क टॉलरेंस लेवल में अगर हाई है, जैसे एक यंग प्रोफेशनल को वैसे अगर करना है तो भी आपको कैसे वो दे रहा है, अलोकेट कर रहा है, आपको बताएगा। कैलकुलेट यहाँ पे करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक्सट्रीम हाई रिस्क भी दे रहे हैं तो भी आपको वो क्या बोल रहा है कि आप डेट में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में ऐसा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। अगर आप यहाँ पे हाई कर देंगे और रिस्क टॉलरेंस लेवल भी हाई है, तो रिस्क टॉलरेंस लेवल मतलब आपका कुछ लॉस हुआ तो आप कितना संभाल सकते हैं। जैसे आपने 3 हजार, आपका सैलरी है 50,000, आपने 3 हजार उसमें
हाई रिस्क स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, 3,000 के आप कितना टॉलरेंस, 3,000 का लॉस अगर होगा, 3,000 में से अगर 1-2 हजार लॉस हो जाएगा तो उसका टॉलरेंस लेवल आपका हाई होगा। अगर आप नहीं संभाल पाएंगे तो उसको लो लेना पड़ेगा। तो ये हाई रखने से, तो कैलकुलेट करने से आपको वो दिखा रहा है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको 45% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब 45% मतलब क्या है, जैसे आपका सैलरी है 50,000, 50,000 में से आपको मंथली इन्वेस्ट करना है 10,000। अगर वो आपको सैलरी के हिसाब से आप एवरेज आउट कर सकते हैं, तो 10,000 आपको, टोटल 10,000 में से आप 4,500 म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। अगर आपका सैलरी है 50,000, सॉरी, आपका सेविंग है 10,000, क्योंकि मैं सेविंग की बात कर रहा हूँ। आपके पास आप कितना अर्न कर रहे हैं वो फायदा नहीं है, आप कितना भी अर्न कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका सेविंग कम है तो आपका अर्निंग, ज्यादा अर्निंग का कोई फायदा नहीं है। आप कितना सेव कर पा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये माइंडसेट रखना है कि मैं जितना ज्यादा भी कमा रहा हूँ, अब मैं कितना सेव कर पा रहा हूँ, एक्चुअल में रियल में मैं कितना सेव कर पा रहा हूँ, उसमें से ही आप अलोकेट कर पाएंगे। आप कितना कमा रहे हैं उसमें से आप अलोकेट नहीं कर पाएंगे। तो आप जो सेव कर रहे हैं उसमें से अगर 10,000 सेव करें तो 4,500 का आप म्यूचुअल फंड में इक्विटी में डायरेक्ट एसआईपी कर सकते हैं, और 15% डायरेक्ट स्टॉक में खरीद सकते हैं। 1,500 का आप महीने का स्टॉक खरीद सकते हैं, और 30% आप डेट में कर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपका 12 से 15% डेट में पहले से ही इन्वेस्टेड है। तो वो आप कैलकुलेट कीजिए कि आपका जो पहले से ही डेट में आपका 10-12-15% आपके पास ईपीएफ में पैसा जा रहा है, और एडिशनली आपको और 1,000-2,000 एडिशनली आपको डेट में इन्वेस्ट करना है। तो डेट के लिए आप 30% आपको अलोकेट करना है, मतलब 3,000, 3,000 आपको अलोकेट करना है अगर, लेकिन अगर आप ईपीएफ में पहले से ही आपके पास 4-5 हजार जा रहा है तो आप उसको डेट में और 1,000 के पास रखना चाहिए। बाकी पैसे को आप अलग जगह पे, अलग फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका असेट अलोकेशन। अगर आप इसमें दोनों को स्ट्रीम हाई रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपको बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका जो स्टॉक, आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है 10,000 का सेविंग है, उसमें से आपको म्यूचुअल फंड में 55% इन्वेस्ट करना चाहिए, और स्टॉक्स में 30% इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक्चुअल में आपको जो, अगर यंग एक वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आपको अगर 10,000 सेविंग है, 10,000 में से 5,000 का, 5-5,500 का एसआईपी आपको जरूर करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, और 2-3 हजार आपको स्टॉक्स में डालना चाहिए। हर महीना तो 2-3 हजार स्टॉक्स में, और म्यूचुअल फंड में 5,000। और रियल इस्टेट जो बोल रहा है, रियल इस्टेट के लिए आप 15% अलग से सेव करके रख सकते हैं। रियल इस्टेट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, कि रियल इस्टेट में आप फंड भी है, और रियल इस्टेट एक्चुअल में है लैंड, और जो रेंटेड हाउस आपको टारगेट रख रहा है कि आपको एसेट क्रिएट करना है। तो एसेट क्रिएट करने के लिए आपको रेंट, जो हाउस अच्छा रेंट पे मिल सकता है, अच्छा रेंट जिससे से आप अच्छा रेंट कमा सकते हैं, वैसा हाउस का आपको टारगेट रख के उसमें भी आप, जरूरत पड़े तो उसमें आप डेट लोन लेके उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका प्रॉपर्टी भी ग्रो करेगा, तो प्रॉपर्टी भी आपका ग्रो करता रहेगा, और साथ में आपको कुछ रेंट आता रहेगा। जैसे आपने एक 10 लाख का छोटा सा कुछ दुकान खरीदा और उसको रेंट पे लगाया, तो उसका उसका जो रेंट आपको मिल रहा है, वो रेंट को छोड़ के भी एडिशनली अगर वो परचेज के लिए कुछ ईएमआई कट रहा है, तो वो ईएमआई आपका ये 15% या 20% में आ जाना चाहिए उसमें जाके। तो वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे कि आपका धीरे धीरे 4-5 साल 10 साल के बाद वो घर आपका हो गया, और आपका जो तो लाइफ टाइम के लिए आपको रेंट मिलता रहेगा, और उसका दाम भी बढ़ता रहेगा। तो ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट ऐसा डिफरेंट वे से करते हैं। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो आपको बताया, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है। उसके लिए आपको कंटिन्यूस सीखना पड़ेगा, एडवाइस करना पड़ेगा, और मनी को ऐसे अलग तरह से रखना पड़ेगा, और आपको रियल एस्टेट के लिए सर्च करते रहना पड़ेगा कहाँ पे प्रॉपर्टीज कम दाम में बिक्री हो रहा है, कौन आदमी कम दाम में कुछ इमरजेंसी के लिए छोड़ जा रहा है, कुछ छोटा छोटा शॉप्स, कुछ जो कि बिजनेस पर्पज आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के देगा, आपको एसेट क्रिएट करके देगा। तो ये है आपका एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन के बाद आपको समझना है कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स कैसे करें। आपको बोलेंगे कि आप अपना रियल एस्टेट बताया, तो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये है मनी कंट्रोल में ही, आप देखिए। और मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जैसे ही म्यूचुअल फंड स्टॉक्स के आता है, तो वो बहुत ही जरूरी चीज है कि मैं सेबी
रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ खुद म्यूचुअल फंड में स्टॉक पे इन्वेस्ट करता हूँ, जितना कर सकता हूँ मेरा सेविंग है उसके हिसाब से मैं एडवाइस देता हूँ। तो ये मैं कोई स्पेसिफिक फंड स्टॉक्स को रिकमेंड नहीं करता हूँ, या नहीं कर मैं ऑथराइज भी नहीं हूँ। तो इसलिए मैं टोटल एसेट कैसे एलोकेट करना है, कैसे मनी मैनेजमेंट करना है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप अगर जाएंगे मनी कंट्रोल म्यूचुअल फंड में, देखिए पहले समझिए कि टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरीज क्या क्या। देखिए, इंडेक्स फंड, मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या क्या रिटर्न दे रहा है वो भी आप सीख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग जगह पे क्या क्या कौन सा फंड, ये कोई फंड का नेम नहीं, इसमें आगे जाने से आप फंड का नेम चूज कर सकते हैं। तो आपको दिखा रहा है कि म्यूचुअल फंड में आपको 55% रखना है। तो 50 पर जैसे 5,000 का आपको एसआईपी करना है, 5 साढ़े 5 हजार का एसआईपी करना है, तो आप यहाँ पे ईटीएफ में या इंडेक्स फंड, आप इंडेक्स फंड में चूज कर सकते हो, जो कि 12% के आसपास, 12 10 से 12% रिटर्न देता है। और मल्टी कैप जैसे कि 12 से 19, मतलब आप 15 का एवरेज रखिए। तो कुछ जैसे 1,000 2,000 आपकी इंडेक्स फंड में, 2,000 आप मल्टी कैप में, अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो 1,000 का चालू कीजिए, 1,000 का इंडेक्स फंड, 1,000 का मल्टी कैप, लार्ज और मिड कैप में 1,000 रुपये, और मिड कैप में स्मॉल कैप, हर एक में 1,000 आपने रख दिया, सीधा सिंपल। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ा। तो आपने इंडेक्स इंडेक्स मल्टी कैप लार्ज कैप ऑलमोस्ट सेम है, तो इंडेक्स मल्टी कैप लार्ज मिड कैप 3, मिड और स्मॉल, आपने 1,000 का 5 फंड आपने क्रिएट कर दिया। 5 फंड में 1,000 रुपया करके एसआईपी, 5 एसआईपी आपने कर दिया। तो वो 5 एसआई आपने उसमें से, आपको स्टॉक्स अगर म्यूचुअल फंड में कैसे एनालाइज करना है, कैसे सर्च करना है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो म्यूचुअल फंड कैसे आपको सर्च करना चाहिए, और म्यूचुअल आपको मैं सबसे अच्छा बोलूंगा कि आप फाइनेंशियल एडवाइस आपको जरूर लीजिए। अगर आप उसमें सिर्फ 3,000 5,000 खर्चा हो रहा है, तो भी आप सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के पास जाइए, और कि कौन सा स्टॉक्स म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, वो एडवाइस आप जरूर लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो आपको बहुत मदद करेगा। ये इससे आपको एक एसेट एलोकेशन का आइडिया हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक फंड्स आपको वहां से एडवाइस भी मिल जाएगा। तो यहाँ यहाँ पे आप आपका एसेट एलोकेशन यहाँ पे एसआईपी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो आपको अगर रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करना है, तो इक्विटी मीन स्टॉक्स, स्टॉक्स में जैसे आप जाएंगे तो ये पे सेंसेक्स करके आता है। सेंसेक्स जो है टॉप 30 स्टॉक्स इंडिया का। अगर आप स्टॉक्स में पहले इन्वेस्ट नहीं किए, तो आपको, आपका जो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सेंसेक्स का जो स्टॉक्स है वहां पे इन्वेस्ट कीजिए। सेंसेक्स का स्टॉक्स बहुत ही अच्छा अच्छा स्टॉक्स, जो कि मैं नाम लेना मेरा ऑथराइजेशन नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत, जैसे डिफरेंट स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म में, आप जिस स्टॉक को आप ऑब्जर्व करते हैं, जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग स्टॉक्स, और स्टील का स्टॉक्स, और पेंटिंग का, फिनेंस का स्टॉक्स, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, जिस बिजनेस को समझते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और उसमें एक चीज आप देख सकते हैं कि जब उसमें मार्केट फॉल भी आप समझ सकते हैं, जैसे मार्केट का फॉल होता है, मार्केट कभी डाउनवर्ड भी जाता है, तो डाउनवर्ड टाइम में तब आप कुछ अच्छा स्टॉक्स सेंसेक्स का करके इन्वेस्ट करके चालू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। अगर आपका स्टॉक्स के बारे में नॉलेज ज्यादा है, तो जाके आप यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप पे कुछ कुछ, जैसे 100 रुपीज, 200 रुपीज या 500 रुपीज महीने का चालू कर सकते हैं। अगर आपका स्टॉक्स का नॉलेज ज्यादा है, अगर स्टॉक्स का नॉलेज कम है, तो आप सिर्फ यहाँ पे सिर्फ सेंसेक्स में जाइए, सेंसेक्स में स्टॉक्स आपको जिसको समझ आता है जो स्टॉक्स, उसमें से पिक कीजिए। धीरे धीरे जैसे आपको नॉलेज बढ़ेगा, तो आप सैलरी भी बढ़ेगा, उसमें कुछ कुछ आप मिड कैप स्मॉल कैप में 100 रुपीज, 500 रुपीज महीने का इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं। तो ये है। और दूसरा है, जैसे इमरजेंसी फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप फिक्स डिपॉजिट्स में कुछ पैसा रखिए। अगर आपके पास सैलरी का 3 से 6 महीना से आपके पास फिक्स आपके पास नहीं है, तो पहले आप फिक्स डिपॉजिट में, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखिए 8% है, आप बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फिक्स डिपॉजिट, 5 5 ईयर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट रख सकते हैं, और उसको आप रिडीम भी कर सकते हैं आफ्टर 3 मंथ्स। तो यहाँ पे 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि नॉर्मल बैंक में आपको 7% मिलता है, यहाँ पे 1% ज्यादा मिलता है। तो आपको इमरजेंसी फंड के लिए फिक्स डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड के एसआईपी, स्टॉक्स स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करके आप अपना असेट को अलोकेट कर सकते हैं, या
डिफरेंट वे से। तो आप यहाँ पे तो समराइज करता हूँ, आपको अपना असेट एलोकेशन कैलकुलेटर में जाना है, आपका रिस्क कैपेसिटी टॉलरेंस लेवल को देख के यहाँ पे असेट को समझना है, और म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करना है। कुछ पैसा आप बैंक में भी और पोस्ट ऑफिस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि रिटर्न थोड़ा कंपेरेटिवली कम रहता है, लेकिन वो सिक्योर ज्यादा रहता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये है मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे एनपीएस में रिटायरमेंट के लिए कैसे फंड यूज करना चाहिए अपना, ई जिसे आप शायद ईपीएफ जानते हैं, लेकिन बीपीएफ में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। बीपीएफ जो कि एडिशनली आपको बहुत एक अच्छा, ईपीएफ का अमाउंट जो कम होता है उससे आप बीपीएफ ऐड करके एक बड़ा वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आप सीख सकते हैं। ईटी मनी में, स्टॉक्स में, और कैसे इन्वेस्ट ग्रो में कैसे आप इन्वेस्ट करके आप अपना लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, ये सब आप सीख सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।